हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपने यहाँ पर हेडिंग देखा होगा, हाउ टू डू हरण इन पिंडायू कैलकुलेशन। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि आचार्य का कोर्स कहीं से भी कर रहे हैं। मैंने हेडिंग जरूर डाला है कि हाउ टू डू हरण, पर एक्चुअली मैं आपको पिंडायु किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो भी बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिए। जो भी स्टूडेंट इसे सीखना चाहते हैं, मेरा बिलीव है कि वो आज की क्लास के बाद उनके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हरण की मैं बाद में बात करूंगा, सबसे पहले मैं पिंडायु किस तरीके से कैलकुलेट करनी है वो आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद मैं हरण सेपरेटली बताऊंगा। पिंडायु एक्चुअली कैलकुलेट की जाती है, ये आयु कैलकुलेट करने का तरीका है। किसी भी नेटिव की कुंडली में यदि सूर्य या सन सबसे स्ट्रांग हो सभी 7 ग्रहों में, और लग्न से भी स्ट्रांग हो, तो उसकी हम आयु जो निकालते हैं उसे पिंड आयु कहते हैं। अब सन की स्ट्रेंथ बेसिकली हम षड बल से निकालेंगे, भाव बल से निकालेंगे, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको दिग्बल से भी देख सकते हो। तो जिन्हें ये टर्म अभी समझ में नहीं आई है वो अभी इसे छोड़ दें और ये मान के चलें कि जब भी आपको किसी भी तरीके से यदि पता चल जाता है कि सन सबसे स्ट्रांग है, तो उसकी जो आयु निकाली जाती है उसे पिंड आयु बोलते हैं, क्योंकि कई तरीके की आयु निकालने का प्रोसेस है, जिसमें हम अंश आयु कैलकुलेट करते हैं, निसर्ग आयु कैलकुलेट करते हैं, और भी कई तरीके की आयु हैं, तो उस पर मैं टॉपिक पर अभी जाऊंगा नहीं। तो हम इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी प्लेनेट कब डीप एक्सोल्टेशन में होता है, कब डीप डेबिलिटेशन में होता है, मतलब वो परम उच्च का कब होता है और परम नीच का कब होता है। ये सारी नॉलेज आपको इनिशियली होनी चाहिए। सूर्य परम उच्च का आपको मालूम है कि एरी साइन में 10 डिग्री पर होता है। ऐसे ही मून परम उच्च का टॉरस साइन में 3 डिग्री का होता है। तो ये इसके बारे में मैं यहाँ पे एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, आप ये नोट कर लीजिएगा। मैंने परम उच्च और परम नीच की सभी ग्रहों की डिग्रीज यहाँ पर आपको लिख दी हैं, सभी 7 प्लैनेट्स की। अब क्या होता है इन डीप एक्सोल्टेशन, जब भी कोई प्लेनेट परम उच्च का होता है, तो ये सभी 7 प्लेनेट कितनी आयु कंट्रीब्यूट करते हैं वो दे रखी है। सन जब परम उच्च का होता है, मतलब वो मेष राशि में 10 डिग्री का है, तो वो 19 ईयर कंट्रीब्यूट करेगा। मून 25 ईयर कंट्रीब्यूट करेगा जब वो टॉरस राशि में 3 डिग्री का है। ऐसे ही मार्स जो मैक्सिमम आयु कंट्रीब्यूट करता है परम उच्चांश पे 15 साल करता है। मरकरी 12 ईयर करता है। जुपिटर 15 ईयर करता है। वीनस 21 ईयर करता है। सैटर्न 20 ईयर्स करता है। और टोटल ये सब मिलके जो आयु कंट्रीब्यूट करते हैं वो 127 ईयर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ये डेटा फिक्स है, आपको नोट करके रखना है कि जब भी एक प्लेनेट परम उच्चांश में होता है तो वो यहाँ पर जो आयु दी हुई है उन्हें कंट्रीब्यूट करता है। जैसे जुपिटर जब परम उच्चांश में है तो वो 15 साल की आयु कंट्रीब्यूट करेगा। अब वो परम उच्चांश से जैसे जैसे नीच की तरफ जाते हैं, ध्यान से समझना, वैसे वैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ आयु डिक्रीज होता जाता है। और जो वो परम नीच पे पहुंच जाते हैं तो जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो आधा हो जाता है। जैसे कि सूर्य परम उच्च का है मेष राशि में 10 डिग्री पे, तो वो 19 ईयर कंट्रीब्यूट करेगा। और जब वो आपका लिब्रा मतलब तुला राशि में 10 डिग्री पे जाएगा तो वो जो एज कंट्रीब्यूट करेगा वो इससे आधी हो जाएगी, 9.5 ईयर। इस तरीके से उच्च से जैसे वो नीचे दूर जाता जाता है और नीच की राशि का नीच की डिग्रीज के क्लोज जाता है, उसकी आयु कम होती जाती है रेशियो और प्रोपोर्शन में। तो किस तरीके से कम होगी वही हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल आयु कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हमने देखा 127 ईयर है। अब तो प्रोसीजर को यहाँ पहले मैं बता रहा हूँ, फिर मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्रोसीजर में सबसे पहले आपको क्या करना है, कन्वर्ट द निरायना लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेनेट इनटू डिग्रीज। जो भी लॉन्गिट्यूड दे रखा है उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। लॉन्गिट्यूड का मतलब देखिए, ध्यान से समझिए। जैसे आपको कोई कह दिया कोई भी प्लेनेट 5 डिग्री पर कैप्रिकॉन मकर राशि में 5 डिग्री पे है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसका लॉन्गिट्यूड होगा 9 sin + 5 डिग्रीज। 9 साइन वो क्रॉस कर चुका है 9 राशियां, और अगली में 5 डिग्री पे चला गया। तो हम इसको लिखेंगे 9 साइन का मतलब हो गया, साइन को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, +5 275 डिग्रीज आ गई। यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ, यदि कोई मिनट्स है उसे भी डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेना है आपको। सपोज यहाँ पे आपकी 30 मिनट्स भी होती
तो 30 मिनट्स को भी 60 से डिवाइड करके डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट होगा उसको कंप्लीट डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, मिनट मतलब डिग्री और मिनट्स में नहीं रखना है। तो डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, लॉन्गिट्यूड के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है साइन, दूसरा होता है डिग्री और तीसरा होता है मिनट। तो साइन को 30 से मल्टीप्लाई करके वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। डिग्री तो डिग्री है ही, और मिनट जितनी भी दे रखी है उनको भी 60 से डिवाइड करके आप डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। तो जो भी लॉन्गिट्यूड दे रखा है, जिसे हिंदी में भूगांश बोलते हैं, उसको पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर लो। ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, डिडक्ट द लॉन्गिट्यूड ऑफ डीपेस्ट एक्सोल्टेशन पॉइंट ऑफ दीज प्लैनेट्स फ्रॉम देयर कन्वर्टेड डिग्रीज। जो डिग्रीज आपने यहाँ पे लॉन्गिट्यूड में निकाली थी, उसमें उस ग्रह की, उस प्लैनेट की जो परम उच्चांश की डिग्रीज हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे सूर्य, इस केस में सपोज ये सूर्य होता है यहाँ पे 275 डिग्री पर, या कोई भी प्लेनेट होता, तो सूर्य की जो परम उच्चांश की डिग्रीज को उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने क्या करना है, निरायना लॉन्गिट्यूड या जो भूखांश दे रखा है ग्रह का, उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करके उसमें से उसके परम उच्चांश की डिग्रीज को सब्ट्रैक्ट करना है। इसके लिए इस टर्म को बोलते हैं आर्क ऑफ लॉन्जिविटी। आर्क ऑफ लॉन्जिविटी मतलब आयु की आर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, अब देख लेना, आर्क ऑफ लॉन्जिविटी इसको बोलते हैं। अब ऐसा करने पर लॉन्गिट्यूड में से डीपेस्ट एक्सोल्टेशन की डिग्रीज को सब्ट्रैक्ट करने पर यदि 180 डिग्री से ज्यादा आ जाता है तो रिजल्ट को एज इट इज रखना है। सपोज वो 200 डिग्री आ गया तो आप एज इट इज रखेंगे, मगर वो 180 से लेस आएगा तो आपको 180 से लेस नहीं लेना है, जो भी आया उसे 360 में से सब्ट्रैक्ट करना है। फिर से समझ लीजिए, जैसे किसी प्लैनेट का 190 डिग्री आ गया, उसकी लॉन्गिट्यूड में से उसके परम उच्चांश को सब्ट्रैक्ट करने पर, सपोज सूर्य का लॉन्गिट्यूड 200 डिग्री से है, उसका परम उच्चांश 10 होता है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 190 है तो एज इट इज रखना है। मगर सपोज सूर्य की डिग्री आपकी 150 है लॉन्गिट्यूड, और उसका परम उच्चांश 10 है, तो लॉन्गिट्यूड में से परम उच्चांश को सब्ट्रैक्ट करने पर 140 आया। तो अब आपको इसको, ये 180 से कम आ रहा है तो 360 में से सब्ट्रैक्ट करना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो एक प्लेनेट जो भी आयु कंट्रीब्यूट करेगा उसको हम निकालेंगे। उसका फॉर्मूला है फुल टर्म ऑफ द प्लेनेट, जो मैंने पिछले पेज पे बताई थी। फुल टर्म ऑफ प्लेनेट, अलग अलग प्लेनेट्स की आपको बताई थी। फुल टर्म क्या बताई थी कि सन 19 ईयर कंट्रीब्यूट करता है, मून 25, इसको हम बोलते हैं फुल टर्म। तो फुल टर्म ऑफ प्लेनेट लेंगे, उसमें जो आपने आर्क ऑफ लॉन्जिविटी अभी कैलकुलेट की थी उसे मल्टीप्लाई करके 360 से डिवाइड कर देंगे। इससे ईयर कंट्रीब्यूटेड बाय ये प्लेनेट आ जाएगा। इस तरीके से हम सभी प्लेनेट जो ईयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन्हें निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे। अब आपको ये मैंने प्रोसीजर बताया, आप इसका प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं या जो भी आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, मगर मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके बता रहा हूं। अभी हरण से रिलेटेड बात मैं बाद में करूंगा, सबसे पहले मैं इसको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूं किस तरीके से निकालेंगे। ये मिसेस इंदिरा गांधी की कुंडली है, और मिसेस इंदिरा गांधी का डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1917, टाइम ऑफ बर्थ है 23.11 आवर्स, और प्लेस ऑफ बर्थ है इलाहाबाद। ये मैंने यहाँ पर ये सभी प्लेनेट यहाँ पर प्लेस किए हुए हैं, उनकी डिग्री को साथ साथ लिख दिया है। जैसे मार्स की डिग्री 16 डिग्री 22 मिनट है, इनकी लग्न 27 डिग्री 56 मिनट है, सैटर्न की डिग्री 21 डिग्री 47 मिनट है, और इस तरीके से मैंने सभी प्लैनेट्स की डिग्रीज को यहाँ पर लिख लिया है। आप इसे बना भी सकते हैं। अब मैं देखिए यहाँ पर पिंडायु कैलकुलेशन बता रहा हूँ मिसेस इंदिरा गांधी का। पिंडायु कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो पिंडायु कैलकुलेशन में मैंने क्या किया है, ये पहली एक कॉलम बनाना है जिसमें सभी प्लेनेट लिख लें हैं और उनकी जो भी डिग्रीज है लॉन्गिट्यूड उसको लिख लेना है। आपको लॉन्गिट्यूड लिख लेना है, सभी की डिग्रीज लिखकर उनका लॉन्गिट्यूड लिख लेना है। तो यहाँ पे जैसे सूर्य है वो 7 साइन पास 4 डिग्री 7 मिनट है, तो 7 साइन पास को मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 214 डिग्री 7 मिनट्स हो गया। इसी तरीके से मैंने मून का लॉन्गिट्यूड यहाँ पर लिख दिया है आपके सामने, फिर मैंने मार्स का लॉन्गिट्यूड लिख दिया है ये, और उनको मैंने डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया है जैसे मैंने आपको समझाया था। अब यहाँ पर क्या करना है, अभी ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको सबके डीप एक्सोल्टेशन की डिग्रीज पता होनी चाहिए। डीप एक्सोल्टेशन की डिग्री यहाँ पे मैं पॉइंट समझाऊंगा। सन का लॉन्गिट्यूड 214 डिग्री 7 मिनट्स है, और 214 डिग्री 7, इस 7 मिनट को भी आप डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हो पहले ही, नहीं तो बाद में करना पड़ेगा, ध्यान रखना।
क्योंकि आप पूरे के पूरे को डिग्री में रखोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। और इसका डीप ऑक्सल्टेशन होता है 10 डिग्री। तो इसमें से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया है 204 डिग्री, 7 मिनट्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और इस 7 मिनट्स को भी मैंने डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया तो 204.12 डिग्री आ गया। इसको आर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड लॉन्जिविटी बोलते हैं, आर्क ऑफ लॉन्जिविटी। तो इसको निकालने का बड़ा आसान तरीका है कि आपने जो भी लॉन्गिट्यूड दे रखा है बोगांस, उसमें से उसकी डीप एक्सोल्टेशन की डिग्रीज निकाल सब्ट्रैक्ट कर दी है, और जो भी आया, ये जो मिनट्स आ रहा है, इसको भी डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेना है। ये आर्क ऑफ लॉन्जिविटी आ गया। मून का देखते हैं। इसका लॉन्गिट्यूड दे रखा है 9 साइन पास 5 डिग्री 37 मिनट। तो 9 साइन का मतलब हो गया 275 डिग्री 37 मिनट। इस 275 डिग्री 37 मिनट में से इसका डीप एक्सोल्टेशन 33 डिग्री होता है। ये आपका वृषभ राशि में 3 डिग्री पर होता है, तो 33 डिग्री लिखा और सब्ट्रैक्ट कर दिया। 242 डिग्री 37 मिनट आया। अब ये जो 37 मिनट को मिनट नहीं रखना है, जैसा मैंने बताया था, इसको भी डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेना है 60 से डिवाइड करके। तो 37/60 आएगा, तो 0.62 आ गया। तो इसका आपका आर्क ऑफ लॉन्जिविटी मून की निकाल ली। अब मार्स को जरा ध्यान से समझें। मार्स का यहाँ पे लॉन्गिट्यूड दे रखा है 4 साइन पास 16 डिग्री 22 मिनट। 4 साइन मतलब 120 एंड 16 136 डिग्री 22 मिनट्स हुआ। मगर इसका डीप एक्सोल्टेशन, ध्यान रखना इस चीज को, वो होता है 298 डिग्री। क्योंकि जो मार्स है मंगल, वो आपका 10 साइन में मकर राशि में 28 डिग्री पर डीप एक्सोल्टेशन होता है। तो उसका जो डीप एक्सोल्टेशन है 298 डिग्री है, जबकि इसका खुद का लॉन्गिट्यूड देखिए 298 से कम है। तो इसके लॉन्गिट्यूड में से आप इसका डीप एक्सोल्टेशन को सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। तो जब भी किसी भी प्लेनेट का लॉन्गिट्यूड उसके डीप एक्सोल्टेशन से कम हो, ध्यान से सुन लीजिए, जब भी किसी भी प्लेनेट का लॉन्गिट्यूड उसके डीप एक्सोल्टेशन से परम उच्चांश से कम हो, बोगांस परम उच्चांश से कम हो, तो उसके बोगांस में 360 डिग्री ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पहले से ऐड कर दिया है 360 डिग्री, क्योंकि इसका बोगांस 136 डिग्री 22 मिनट है, जबकि इसका परम उच्चांश 298 डिग्री होता है। तो इसमें से 298 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो 360 ऐड कर दिया। ये पहली चीज प्रिकॉशन आपको लेनी है। अब ऐड कर लिया तो ये 496 हो गया। उसमें से मैंने इसके डीप एक्सोल्टेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो 198 डिग्री 22 मिनट्स आया। इस 22 मिनट्स को भी हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से डिवाइड करके। तो ये इसकी आर्क ऑफ लॉन्जिविटी आ गई मार्स की। सिमिलरली अब मरकरी को देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है जो मैंने रूल्स में भी बताई थी। मरकरी है 7 साइन पास्ट 13 डिग्री 14 मिनट। तो 7 को 30 से मल्टीप्लाई किया, ये 210 हो गया, और 13 ऐड कर दिया, 223 डिग्री 14 मिनट्स हो गया मरकरी का लॉन्गिट्यूड। और इसका परम उच्चांश होता है, आपको पता है, ये अपनी राशि वर्गो या कन्या में उच्च का होता है 15 डिग्री पर। तो इसका परम उच्चांश हो जाता है कन्या में 15 डिग्री का मतलब 165 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लॉन्गिट्यूड में से इसका परम उच्चांश सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो 58 डिग्री 14 मिनट्स आता है। तो आप याद करिए, मैंने एक रूल बताया था कि जो दोनों का डिफरेंस 180 से कम है, ज्यादा है, तो उसको एज इट इज रिटेन कर लेंगे। जैसे इन तीनों केसेस में 180 से ज्यादा आया। मगर जब ये 180 से कम आ जाता है, आपने लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट में से उसका डीप एक्सोल्टेशन डिग्री को सब्ट्रैक्ट करना है। यदि डिफरेंस 180 से कम आता है तो जो भी आ रहा है उसे 360 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो 58 डिग्री 40 मिनट है, वो 180 से कम है, तो इसको 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपको दूसरा रूल याद रखना है। तो ये आएगा 301 डिग्री 46 मिनट। इस 46 मिनट को भी 60 से डिवाइड करके डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दो एक्सेप्शन हैं, उन्हें मैं रिपीट कर देता हूँ। ये किसी भी प्लेनेट का लॉन्गिट्यूड यदि उसके परम उच्चांश या डीप एक्सोल्टेशन से कम आ रहा है तो उसके लॉन्गिट्यूड में 360 ऐड कर दो। जब आपको लॉन्गिट्यूड में से डीप एक्सोल्टेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर 180 से कम आ रहा है, तो जो भी आया उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब इस तरीके से बाकी यहां पर भी देख लेते हैं। जुपिटर का जो लॉन्गिट्यूड दे रखा है 1 साइन पास 15 डिग्री है, मतलब 45 डिग्री है। तो जैसा मैंने बताया, जबकि इसका परम उच्चांश हमें मालूम है, ये कैंसर साइन में होता है, 4 साइन में होता है आपका, कैंसर साइन के अंदर 5 डिग्री पे। तो इसका परम उच्चांश 95 है, जबकि इसका जो लॉन्गिट्यूड केवल 45 दे रखा है। तो इसमें 360 ऐड कर देंगे। 405 में से 95 सब्ट्रैक्ट किया, 300 आ गया। ऐसे ही आपका वीनस का देख लीजिएगा। वीनस में भी यही होने वाला है, क्योंकि वीनस का लॉन्गिट्यूड दे रखा है 8 साइन पास 21 डिग्री
तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 261 डिग्री आ रहा है, जबकि इसका परम उच्चांश होता है, ये मीन राशि के अंदर होता है, पाइसेस साइन के अंदर 27 डिग्री पर। तो परम उच्चांश होता है 357 डिग्री। पाइसेस में आप जब 27 देखोगे तो वो 11 साइन पास 27 आ जाएगा, 357। तो अब ये इसका लॉन्गिट्यूड कम है, तो इसमें 360 ऐड कर दीजिए। 360 ऐड करने पे हो गया 621 माइनस 357, 264 डिग्री आ गया। सिमिलर केस आपको सैटर्न में भी देखने को मिलेगा कि उसका जो लॉन्गिट्यूड है आप कैलकुलेट करेंगे तो वो उसके परम उच्चांश के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि ये लिब्रा साइन में तुला राशि के अंदर परम उच्चांश पे होता है। तो इसमें से हम फर्दर इसमें 360 डिग्रीज ऐड कर देंगे और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। और ये परम उच्च होता है एक्चुअली 200 डिग्री पर, लिब्रा साइन के अंदर 20 डिग्री पर होता है। तो हमने सभी का आर्क ऑफ लॉन्जिविटी कैलकुलेट कर ली। उसमें दो रूल को ध्यान रखा था हमने, मैं बार बार रिपीट करता हूं तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। पहला रूल मैंने ध्यान रखा था कि मैंने उसके लॉन्गिट्यूड यदि परम उच्चांश से कम है तो 360 ऐड कर दिया, और लॉन्गिट्यूड में से परम उच्चांश या डीप एक्सोर्टेशन को सब्ट्रैक्ट करने पे 180 से कम आ रहा है तो उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट करना है, उसे करना है, ध्यान रखना है। अब ये आ गया मेरे पास आर्क ऑफ लॉन्जिविटी। आर्क ऑफ लॉन्जिविटी के बाद जो आयु कंट्रीब्यूटेड बाय ईच प्लेनेट का ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फुल टर्म ऑफ प्लेनेट, जो मैंने पिछली टेबल में बताया था, जैसे सूर्य का 19 ईयर है, चंद्रमा का 25 ईयर है, मार्स का 15 ईयर है, उसमें से आप उससे मल्टीप्लाई करोगे आर्क ऑफ लॉन्जिविटी और 360 से डिवाइड कर दोगे। तो सूर्य की हम आयु निकालेंगे जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो उसकी मैक्सिमम आयु फुल टर्म 19 होती है। इसका आर्क ऑफ लॉन्जिविटी 204.12 हुआ, उसको 360 से डिवाइड कर दिया, ये 10.773 ईयर्स हो गया। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ऐसे ही चंद्रमा का निकाल लिया, 25 इंटू 242.62 डिवाइडेड बाई 360, और इसको कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से मैंने मार्स का निकाला। मार्स जो फुल टर्म जो कंट्रीब्यूट करता है वो 15 ईयर है, इसका आपका आर्क ऑफ लॉन्जिविटी 198.37 है, डिवाइडेड बाई 360, इसको कैलकुलेट कर लिया। और इस तरीके से मैंने सभी सातों ग्रहों को कैलकुलेट कर लिया है। तो मैं बाकी की कैलकुलेशन को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि सिमिलर वे में ही आपको करना है। सबको किया तो ईयर कंट्रीब्यूटेड ये आ गए हमारे, अलग अलग हमने ईयर कंट्रीब्यूटेड निकाल लिए। तो यहाँ पर जाकर मैंने इसकी ये आयु कैलकुलेट कर दिया है। टोटल जो सभी प्लैनेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने सभी की आयु को ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ तक पहुंच चुके हैं, सभी की आयु को मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पर बता दिया। अब जब ये सभी की आयु कैलकुलेट करने के बाद हरण का कंसेप्ट आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हरण का कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, और इसके बाद हमें हरण में क्या क्या लेना होता है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, और आपका मैं दूसरा अपना मेरा एक प्रेजेंटेशन लेकर यहाँ पर आ रहा हूँ हरण के कंसेप्ट के लिए। इसको हरण का मतलब होता है करेक्शन। करेक्शन का मतलब जो आयु कंट्रीब्यूट हो रही है उससे उसमें हम कमी करेंगे। और हरण दो चार तरीके के होते हैं पिंडायु के केस में। इसको आप अंश आयु से वो ना करें कंपेयर। तो एक हरण होता है जिसको बोलते हैं चक्रपथ हरण, मतलब आयु जो कंट्रीब्यूशन टोटल आया उसमें से कमी करनी पड़ेगी। दूसरा होता है अस्तंगत हरण, तीसरा होता है शत्रु क्षेत्र हरण, और चौथा होता है क्रूरोदय हरण। एक एक के रूल हम देख लेते हैं यहाँ पे। चक्रपथ हरण के रूल, रिडक्शन भी बोलते हैं इसको, कमी भी बोलते हैं। हरण का मतलब होता है कम करना। इट इज डन बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स बिटवीन 7th एंड 12th हाउस। ये उन्हीं ग्रहों का होता है जो 7वें से 12वें भाव के अंदर बैठे हों। ये ध्यान रखना है, पहले से छठे भाव तक कोई भी यदि प्लैनेट बैठा है तो उसका चक्रपथ हरण नहीं होगा। आपकी एग्जाम में आ सकता है कि दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो क्या होगा, तो चक्रपथ हरण तभी होता है जब कोई भी ग्रह 7 से 12वें भाव में हो। तो मिनिमम हरण क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 12 प्लैनेट्स भेजते हैं। यदि 12वें हरण जो मेलिफिक प्लैनेट है उनका अलग होता है, और बेनिफिक प्लैनेट का अलग हरण करना होता है। मेलिफिक प्लैनेट होते हैं आपके सन, मार्स एंड सैटर्न। आपको यहाँ पर यही मान के चलने हैं, आपको कुंडली के हिसाब से मेलिफिक नहीं लेने हैं। जैसे बुध और चंद्रमा आप देखते हो कि अलग अलग कुंडलियों में जब वो अशुभ ग्रहों के साथ होते हैं तो अशुभ हो जाते हैं, शुभ के साथ होता है बुध तो शुभ हो जाता है। मगर आपको वो रूल यहाँ पर नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको पहले से ही मान के चलना है। केवल 3 प्लैनेट यहाँ पर आप मानो के चलोगे जब आयु निर्धारित कर रहे हो, हरण निर्धारित कर रहे हो कि आपका
सन, मार्स एंड सैटर्न मेलिफिक होंगे, जबकि मरकरी और मून को आप बेनिफिक कंसीडर करके चलेंगे, ध्यान रखना। और राहु केतु को मानकर चलेंगे ही नहीं। राहु केतु किसी भी भाव में रखा है तो ना ही तो हमने उनकी आयु निकाली है और ना ही उनका कोई हरण होगा। तो फिर से मैं रूल बता देता हूं, आपको मेलिफिक और बेनिफिक क्लियर हो जाने चाहिए। यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेलिफिक केवल आपका सन, मार्स एंड सैटर्न है और बेनिफिक बाकी सारे हैं। राहु केतु को कंट्रीब्यूट नहीं करते। अब हरण कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। 12वां भाव में यदि कोई मेलिफिक प्लेनेट है तो उसकी पूरी आयु अट जाएगी, जीरो कंट्रीब्यूट करेगी। 11वें में आ गया तो हाफ हो जाएगी। 10वें में आ गया तो 1/3 आयु आपको लेस करनी है। 9वें में आ गया तो जो भी आयु कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें से 1/4 लेस करनी है। 8वें भाव में यदि मेलिफिक प्लेनेट है तो 1/5 करनी है। और 7वें भाव में है तो 1/6 करनी है। 15 गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ये 15 नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये आपका 1/6 है। मगर बेनिफिक प्लेनेट यदि 12वें भाव हो तो जो भी मेलिफिक की आयु लेस कर रहे हो उससे आधी लेस होगी। बेनिफिक 12वें भाव के अंदर बैठ गया है तो चक्रपथ रण में उसकी हाफ आयु को लॉस करना है। फिर 11th हाउस में है तो हाफ का भी हाफ 1/4 हो जाएगी। मतलब जो मेलिफिक कंट्रीब्यूट कर रहा है उससे हाफ करते जाइए। 10th हाउस में यदि मेलिफिक है तो 1/3 आयु लेस करनी है, मगर बेनिफिक है तो 1/6। 9th हाउस में बेनिफिक है तो 1/4 और बेनिफिक है तो आपका 1/8। 8th में मेलिफिक है तो 1/5 और बेनिफिक है तो 1/10। और 7th में आपका मेलिफिक है तो 1/6 और बेनिफिक है तो 1/12 आयु को हम लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखिएगा, इफ मोर देन वन प्लेनेट आर प्लेस टुगेदर इन दीज हाउसेस, एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, देन द स्ट्रोंगेस्ट आउट ऑफ देम विल लूज, द रेस्ट विल नॉट लूज। 3, 4, 5 जो भी रखे हुए हैं तो उनमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होगा वो लूज करेगा। इसके 2 रूल हैं, ध्यान रखना। स्ट्रोंग कैसे पता चलेगा, आप कोई ग्रेवल तो निकालोगे नहीं, तो मैं रूल बता देता हूं। जो भारतीय विद्या भवन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता देता हूं। जो गुप्ता सर हैं, वीबी गुप्ता सर, वो ये मान के चलते हैं कि जो भी ग्रह लग्न की डिग्री के जितना नजदीक होगा उसे स्ट्रोंग मानते हैं। बाकी टीचर ये मान के चलते हैं जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है उसे आप स्ट्रोंगेस्ट मानकर चलेंगे। तो आप वहां पर एक नोट दे देंगे कि हम जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है उसे स्ट्रोंग मानकर चल रहे हैं। तो जिसकी डिग्री ज्यादा होगी वो स्ट्रोंगर होगा। तो एक से ज्यादा यदि ग्रह अवेलेबल है तो चक्रपथ हरण उसी का होगा जिसकी डिग्री हाईएस्ट है, ये ध्यान रखेंगे। तो चक्रपथ हरण के रूल आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं बात करता हूं अस्तंगत हरण की। अस्तंगत का मतलब है जो प्लेनेट सूर्य के साथ अस्त हो रहा होगा उसकी आयु को आप आधा कर दोगे। इस हरण को अस्तंगत हरण बोलते हैं। एक कंबस्ट प्लेनेट लूजेस हाफ ऑफ हिट्स आयु ऑब्टेन्ड आफ्टर चक्रपथ हरण। अब यहां पे एक चीज मैं पहले क्लेरिफाई कर देता हूं। सबसे पहले आपने चक्रपथ हरण किया, वैसे किसी भी हरण को आप कभी भी कर सकते हो। अब हरण करने के बाद जो आयु बचेगी, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको लेस कर देनी है आयु आफ्टर चक्रपथ हरण। तो जो बचेगी उसका उसमें से हरण होगा अस्तंगत हरण। यानी कि पूरी आयु में से आप फिर से हरण करने लग जाओ, बची हुई आयु में से हरण होगा। तो कंबस प्लेनेट की आयु हाफ हो जाती है। ये मैंने यहाँ पे डिग्री दी हुई है कौन कौन सा प्लेनेट कब कब कंबस्ट होता है। चंद्रमा 12 डिग्री अहेड हो या बिहाइंड हो सूर्य से तो अस्त हो जाता है। मार्स 17 डिग्री। मरकरी डायरेक्ट में 14 डिग्री पर होता है और रेट्रोगेट में ये 12 डिग्री पर होता है। केवल मरकरी और शुक्र ही डायरेक्ट और रेट्रोगेट में अस्त होते हैं। जुपिटर आपका 11 डिग्री पर होता है। शुक्र डायरेक्ट में 10 डिग्री पर होता है और रेट्रोगेट में 8 डिग्री पर होता है। और शनि 15 डिग्री पर, मतलब शनि और सूर्य की डिग्रियों में 15 डिग्री का डिफरेंस है तो उसे अस्त माना जाएगा। इसी तरीके से जुपिटर और सूर्य की डिग्री में 11 डिग्री का तरह तो उसे अस्त माना जाएगा और उसकी आयु में से हमें हरण करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि शनि और वीनस, सैटर्न और वीनस का अस्तंगत हरण नहीं होता। शनि यदि अस्त भी हो रहा है तो अस्तंगत हरण नहीं करना, उसकी आयु में से कम नहीं करना। शुक्र अस्त हो रहा है तो भी नहीं करना। रूल मैं बता देता हूं, कारण यह है टेंटेटिव रीजन। सन को एक्चुअली हम सूर्य का पुत्र मानते हैं इसलिए उसका हरण नहीं होता। और शुक्र उल्टी दिशा में चलता है बाकी ग्रहों से, इसलिए उसका भी हरण नहीं माना जाता। तो बाकी सभी 4 प्लैनेटों का हरण होगा केवल, मून, मार्स, मरकरी और जुपिटर। और उसमें से मरकरी का रेट्रोग्रेशन में भी होगा। आपको डिग्रीज याद करनी पड़ेंगी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो तीसरा हरण होता है शत्रु क्षेत्र हरण। यदि कोई भी प्लैनेट यदि अपनी शत्रु राशि में बैठा हो
तो उसका हरण होगा आफ्टर अस्तंगत हरण। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आफ्टर अस्तंगत हरण का क्या मतलब है, आप एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें 1/3 रिडक्शन करना पड़ता है, 1/3 आयु रिड्यूस करना पड़ता है। और पारासरी नैसर्गिक मैत्री जो आपका फ्रेंडशिप टेबल है उसके बेसिस पर करना पड़ेगा। इसमें मगर आपको ये दो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, जो रेट्रोग्रेड या वक्री ग्रह होंगे उनका कोई भी शत्रु क्षेत्र हरण नहीं होगा। इस बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने जो ये पीडीएफ लिया है, मार्स इन कैप्रिकॉर्न का भी नहीं होगा, मगर ऐसा नहीं है, मार्स इन कैप्रिकॉर्न का हरण आपको करना है। बीबीवी भारतीय विद्या भवन के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है कि मार्स का हरण नहीं होगा। इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी है तो आप मार्स का भी हरण करोगे। अब मैं यहाँ पर हरण से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर एक बता रहा हूँ आपको। क्रूरोदय हरण का वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, तो वहां पर जाके देख सकते हैं। मैं क्रूरोदय हरण यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं। अभी यहाँ पर कैसे देखिए, चंद्रमा का यहाँ पर हरण किया हुआ है, मैं एज कैलकुलेट करूंगा। क्रूरोदय हरण के लिए आप मेरा सेपरेट वीडियो जाकर देखेंगे लॉन्जिविटी वाली टेबल के अंदर, ध्यान से देखिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जो लॉन्जिविटी की मेरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर क्रूरोदय हरण मैंने सेपरेट एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि हरण किस तरीके से किया हुआ है। तो अब यहाँ पर सूर्य है, देखिए इसका कोई सा भी हरण नहीं कर रखा है। तो जो मैंने कुंडली बनाई थी, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ उस कुंडली के अंदर क्या था। देखिए इंदिरा गांधी का जो मैं केस लेकर चल रहा हूँ, ये उनका चार्ट है। तो यहाँ पर सूर्य देखिए, इसमें से चक्रपथ हरण केवल होगा यहाँ पर जुपिटर का, बाकी कोई भी 7 से 12वें भाव के अंदर नहीं है। तो कोई भी प्लेनेट जब 7 से 12वें, वो सॉरी सूर्य चंद्रमा भी है तो 7 से 12वें भाव के बीच में चंद्रमा और जुपिटर है, तो आपका चक्रपथ हरण केवल इन दो का ही होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर चंद्रमा का चक्रपथ हरण कर रखा है और जुपिटर का भी चक्रपथ हरण कर रखा है। अब चंद्रमा बेनिफिक प्लेनेट है, शुभ ग्रह है, और जुपिटर भी शुभ ग्रह है, तो ये कौन से भाव में है उसके हिसाब से इसका चक्रपथ हरण करेंगे। चंद्रमा अभी जो मैंने आपको दिखाया था केस, उसमें चंद्रमा 7वें भाव में है। शुभ ग्रह जब 7वें भाव में होता है तो उसका 1/12 चक्रपथ हरण होगा। और ये आपका जुपिटर एक्चुअली 11वें भाव में है, तो 11वें भाव में है तो इसका 1/4 चक्रपथ हरण होगा। 1/4 आयु इसको लेस कर देंगे। तो मैंने देखिए क्या होगा, चंद्रमा का 1/12 निकाला आपने, जो ये आयु कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको 12 से डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड करो, ध्यान से समझना है, इसको मैंने 12 से डिवाइड करना है, जो भी आएगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 16.848 को 12 से भाग दें, जो भी बचा उसको 16.848 में से मतलब कितना घटाना है उसे हरण बोलते हैं। घटाने पे आपका 15.444 आ जाएगा। इसी तरीके से जुपिटर आयु कंट्रीब्यूट कर रहा है 12.916। इसका ये 11वें भाव में है, शुभ ग्रह 11वें भाव में है, तो उसका 1/4 चक्रपथ हरण होगा, तो 1/4 किया मैंने। तो इसका 1/4 4 से डिवाइड करो, जो बचा 3 पॉइंट समथिंग आएगा उसे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो चक्रपथ हरण केवल 2 ग्रहों का हो रहा है बस। अब मैं आपका नेक्स्ट केस लेता हूं, क्या अस्तंगत हरण किसी का हो रहा है क्या। तो सूर्य के साथ कोई होगा वही अस्त होगा। ये सूर्य के साथ मरकरी बैठा हुआ है और दोनों में 9 डिग्री के आसपास का फर्क है। इसका मतलब मरकरी अस्त हो रहा है, बाकी कोई अस्त हो नहीं रहा है, आसपास कोई नहीं है, पिछली राशि में भी कोई नहीं है, अगली राशि में शुक्र है। तो शुक्र अस्त हो भी जाए तो शुक्र और शनि का अस्तंगत हरण नहीं होगा। तो मरकरी जो भी आयु कंट्रीब्यूट करेगा उसमें से आधा हटा देंगे, उसको हम अस्तंगत हरण बोलेंगे यहाँ पर। तो देखिए मरकरी कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पर, इसका अस्तंगत हरण होगा 10.059, उसकी आधा 2 से डिवाइड करो तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये अस्तंगत हरण के बाद जो आयु बची मरकरी की वो ये हो गई। अब हम देखेंगे शत्रु क्षेत्र हरण। शत्रु क्षेत्र हरण, तो यहां पर हम देखते हैं शत्रु क्षेत्र में कौन है, उसी कुंडली को मैं वापस से ले लेता हूं। तो देखिए मार्स शत्रु क्षेत्र में नहीं है, शनि शत्रु क्षेत्र में है, इसके बाद सन भी नहीं है, 8 साइन के अंदर है। और यहां पर आप देखेंगे कि जुपिटर है शुक्र की राशि में, मगर ये रेट्रोग्रेड है, यदि वक्री हो जाए तो उसका शत्रु क्षेत्र हरण नहीं होता। चंद्रमा के लिए शनि न्यूट्रल होता है, चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं होता, इसलिए चंद्रमा न्यूट्रल में, ध्यान रखना आपको। वीनस के लिए जुपिटर न्यूट्रल होता है, इसलिए वीनस के का शत्रु नहीं है, केवल सैटर्न के लिए चंद्रमा आपका शत्रु होता है।
इसलिए सैटर्न चंद्रमा की राशि में है, इसी का केवल शत्रु क्षेत्र हरण होगा इस कुंडली में, बाकी कोई भी शत्रु क्षेत्र में नहीं है। जुपिटर या गुरु है मगर वो रेट्रोगेट है, उसका नहीं होगा। तो शनि जो भी एज कंट्रीब्यूट कर रहा होगा उसमें से 1/3 हमको निकालनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो देखिए शनि कंट्रीब्यूट कर रहा है 15.09, यहाँ पे लिख दिया है जुपिटर नॉट अप्लाइड बिकॉज ये रेट्रोगेट है। तो 15.09 को 3 से डिवाइड कर दो तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, उसे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये एज बच गई। अब आपका और कोई हरण यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, तो इन एज को यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये है एज ईयर्स आफ्टर हरण। सबका लिख दिया, सन का लिख दिया, मून का लिख दिया, मार्स का, और सबको ऐड कर लीजिए, ये 74.6585 आएगी। इसके बाद आप इसमें से क्रूरोदय हरण करेंगे, वो मैं सेपरेटली एक्सप्लेन किया है। तो ये इसकी नेट की टोटल यहाँ पर लाइव हमने कैलकुलेट कर दी है। क्रूरोदय हरण करने का अलग तरीका है, वो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब मैं आपको जो ये मैंने वीडियो बनाया किस लिए, ये मैंने बनाया क्योंकि मेरे पास क्वेरीज आई थी कि मैं हरण को एक्सप्लेन करूं किस तरीके से लगाना है। अब मैं आपको हरण को बताऊंगा किस तरीके से लगाना है, देखिए ध्यान से। हरण इन पिंडायु कैसे करते हैं, देखिए। करेक्शंस, रिडक्शन और हरण इन आयु। आपके हरण आपको मालूम है 4 टाइप के होते हैं। तो क्रूरोदय हरण एप्लीकेबल अलग केसेस में होता है, उसका अलग केस है, तो वो आपको क्रूरोदय हरण जनरली आप एग्जाम दोगे तो वो सेपरेट क्वेश्चन आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन कोई भी नहीं आता जिसमें सब हरण लग रहे हो। अब मैं हरण लगाना आपको सिखा रहा हूँ। लेट आयु कंट्रीब्यूटेड बाई ए प्लेनेट इन पिंड आयु इज 20 ईयर्स। सपोज कोई भी ग्रह आपका 20 साल कंट्रीब्यूट कर रहा है आफ्टर कैलकुलेशन। हमने उसका आर्क ऑफ लॉन्जिविटी निकाली और इसके बाद उसकी जो टोटल एज आई 20 ईयर आई। तो इट इज सब्जेक्टेड टू ऑल 3 टाइप ऑफ हरण, ये लगेंगे इसमें तीनों हरण। चक्रपथ हरण भी लगेगा, अस्तंगत भी लगेगा, शत्रु क्षेत्र भी लगेगा। सपोज चक्रपथ हरण हाफ है, ये कोई भी मेलिफिक प्लेनेट है जो कि 11वें भाव में बैठा है, तो चक्रपथ हरण हाफ होगा। तो चक्रपथ हरण हाफ होने का मतलब क्या है, जो ये 20 ईयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका आधा, 20 को 2 से डिवाइड करो, 10 ईयर हमें इसमें से लेस करना पड़ेगा। तो बैलेंस आयु जो आएगी 20 में से 10 कर दिया, 10 साल बच गई इसकी आफ्टर चक्रपथ हरण। अब चक्रपथ हरण के बाद इट इज सब्जेक्टेड टू, सपोज ये अस्त हो रहा है भाई दी, मैंने मान लिया है अस्त भी हो रहा है। अब आपको क्या करना है, अस्तंगत हरण भी अप्लाई करना है। और अस्तंगत हरण यानी कि पूरी आयु में से निकालें, जो आयु बची है आफ्टर चक्रपथ हरण 10 साल बची, तो इसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल एप्लीकेशन। सीक्वेंशियल, जो आयु बचती जाएगी उस पर नेक्स्ट हरण लगता जाएगा। तो अस्तंगत हरण यहां पर लगेगा, जो 10 ईयर बची है उसमें से आप उसकी आधी आयु मतलब रिड्यूस कर देंगे, इसको हाफ 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हरण होगा 5 ईयर का। और उसमें से 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान रखना है। केवल 10 साल आयु बची थी आफ्टर चक्रपथ हरण, अब अस्तंगत हरण उस 10 साल पे लगेगा और उसमें से 5 साल हटा देंगे तो बैलेंस आयु बच गई आपकी, इसकी केवल 5 साल बच गई है। अभी सपोज शत्रु क्षेत्र हरण भी इस पे एप्लीकेबल है, सपोज एप्लीकेबल है, तो जो शत्रु क्षेत्र हरण में 1/3 आयु कम होती है वो इसमें से हरण करना है आपको 5 ईयर में से। तो 5 ईयर का 1/3 निकालेंगे हम 1.66 और इसको 5 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको 3.34 बचेगा। तो ये जो पर्टिकुलर प्लेनेट जो कि 20 ईयर कंट्रीब्यूट कर रहा था, आफ्टर ऑल द एप्लीकेबल हरण्स केवल 3.34 ईयर कंट्रीब्यूट करेगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट हरण का समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।